हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। देखिए, आज से हम लोग एक नई सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारा फोकस रहेगा 70वीं बीपीएससी को लेकर। हम लोग जानते हैं कि हमारा ये एग्ज़ाम अभी आने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि 38वीं, ठीक है, 38वीं बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम से लेकर 69वीं बीपीएससी का जो भी पीटी एग्ज़ाम था, है ना, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यानी अगर हम बोलें तो 20 से 22 साल तक के, ठीक है, 20 से 22 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर 20 से 22 साल के क्वेश्चन पेपर्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना आप जो भी एग्ज़ाम दोगे ना तो वहाँ पर एक तो आपको इसका पैटर्न पता चलता है कि क्या पैटर्न है, प्लस यहाँ पर हमेशा ही ये इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें पहले से ही यहाँ पर प्रिपेयर्ड मिल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमें पहले से ही मिल जाते हैं कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर हम इसका हिसाब लगाएं लगभग तो 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर अपने प्रिपेयर कर लेंगे और वहीं से सेम ऐसे ही पैटर्न के और इस तरह से रिपीट होके हमें पहले से ही क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। तो हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें एक बहुत अच्छा यहाँ पर हमें एक प्रिपरेशन मिलेगी, एक वैल्यू एडिशन मिलेगा यहाँ पर। और यही जो है यही हमारी तैयारी के लिए आखिरी प्रहार भी है, ठीक है ना। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना हमेशा ही लाजमी कहा जाता है, हमेशा ही मस्ट कहा जाता है कि हाँ ये हमें करने ही करने हैं। तो हम भी यहाँ पर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करना, ठीक है। तो अगर आपको हमारी जो सीरीज़ को ज्वाइन करना है तो आप अपने दोस्तों से भी ज्वाइन करवाइए और शेयर भी करवाइए। और अगर आपको यहाँ की इन क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ भी चाहिए, ठीक है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं अभी आपको इसके वीडियो के नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको आराम से मिलते चले जाएं, ठीक है। और ये वीडियोस जो है ये हमारी रेगुलर रहेंगी क्योंकि पेपर अभी आने वाला है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रेगुलर रहेंगी और सारे क्वेश्चन पेपर्स हम आपको डालेंगे विद उनके जो भी सॉल्यूशंस होंगे जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया, ठीक है, प्रस्ताव जो है पारित किया। तो देखो इसका आंसर क्या होता है, 1929 में, ठीक है ना, क्या है 1929। अब देखो 1929 में लाहौर का सेशन हुआ था, है ना, लाहौर का सेशन हुआ था। इस अधिवेशन में कौन थे, अध्यक्षता किसने करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, ठीक है ना। अब ये तो हमें पता ही है क्योंकि हम जो है वो पीटी देने जा रहे हैं तो इतनी बेसिक नॉलेज हमें होनी ज़रूरी है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने तैयारी में एक नई चीज़ को ऐड कर लेंगे कि हाँ हमने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स भी जो है हमने यहाँ पर अपने कर लिए हैं, तो हमें एक ये तसल्ली भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखो 1929 का था, लाहौर सेशन था, अध्यक्षता करती पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय भी लिया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। अब देखो वर्ष 1919 की बात है तो ये क्या है, जलियांवाला बाग की त्रासदी से है। देखते पता चल गया है ना, जलियांवाला बाग की त्रासदी से है। देखो जलियांवाला बाग की त्रासदी कब हुई थी, ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जिसमें कि क्या हुआ था, जिसमें कि जनरल डायर ने, ठीक है, जनरल डायर द्वारा, ठीक है, जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी करेंगे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। देखो वंदे मातरम के कौन थे, ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अब ये बंगाल के साहित्यकार थे, ठीक है ना। आनंद मठ, अब देखो ये थोड़े से बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको हम करते हुए चलेंगे। तो आनंद मठ, ठीक है, नामक उपन्यास से वंदे मातरम का जो पैराग्राफ है भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में यहाँ से लिया गया था, ठीक है। चलिए
अब है नेक्स्ट हमारा, ये है पाकिस्तान का अलग राज्य। देखो पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? क्या वो आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ने, या फिर लियाकत अली खान ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये हुआ था 1885 में। ठीक है ना, तो लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। पहला पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी। और डॉक्टर A.O. ह्यूम, ठीक है, डॉक्टर A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर और 1885 को इसकी स्थापना करी थी। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? ठीक है, कौन से जाने गए? तो देखो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है, खान गफ्फर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ये देखो ये क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो देखो इनका नाम हम लिख लेते हैं। तो ये थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, रूजवेल्ट थे। चलो नेक्स्ट देख लें। चलो नेक्स्ट है हमारा, ये है सीन नदी। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो देखो सीन नदी होकर बहती है पेरिस से होकर बहती है। ठीक है, कहाँ से है? पेरिस से होकर बहती है। चलिए आगे देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन। 9वां है हमारा गोबी मरुस्थल को लेकर। तो क्या है? गोबी मरुस्थल है। देखो गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये है चीन में है। ठीक है, गोबी मरुस्थल चीन में है। नेक्स्ट है स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो क्या वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से? ठीक है, तो देखो इसका आंसर आएगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। ये तो कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है हमारा बिहार राज्य अस्तित्व है निम्न देशांतरों के मध्य में। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा कि लगभग 84 है ना, 84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब तक। अब देखो ये तो मैंने आपको थोड़े दिनों पहले भी करवाया था, है ना। क्या करवाया था कि यहाँ पर है देशांतर, ये हैं अक्षांश आपके और ये हैं देशांतर, ऐसे करके, है ना। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो देखो कि ये जो है हमारे अक्षांश जो है, यहाँ पर हमें अपनी बिहार के बारे में पता होना चाहिए। तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से लेकर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर उत्तरी अक्षांश आएगा क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ में पड़ता है, यानी कि उत्तर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। फिर हम देखेंगे ये वाली चीज़ की देशांतर, ये जो 2 लाइनें हैं, अभी हमने ये और ये लाइन देखी है। ठीक है, तो ये जो अब ये वाली जो लाइन आएगी, ये आएगी 83 डिग्री 19 मिनट और है 50 सेकंड से लेकर, है ना, ऐसे ऐसे और आगे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड। तो देखो ये बिहार के बारे में पता होना चाहिए और ये आएगा पूर्वी देशांतर। ठीक है, यानी कि ईस्ट में। ठीक है, तो याद रखना। और ये है हमारा बिहार, ये जो हमने लिया है अपना ये वाला चीज़ हमारी बिहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार में साक्षरता का स्तर है। अब देखो ये जो कुछ क्वेश्चन है ना, ये जो है वहाँ के उस टाइम के करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड थे ये। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला करंट अफेयर पे हो गया। ठीक है ना। अब भारत में बिहार की जनसंख्या है अब क्या है, तीसरा सबसे अधिक है। ठीक है, कौन सा है? तीसरा। ये देखो यहाँ पर उस टाइम पर अगर हम इसको लेना कि बिहार में साक्षरता का स्तर है तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो बिहार में जो साक्षरता है वो कितनी है? 63.82% है और यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, तो हमें जो है नए डाटा को खुद से ऐड कर लेना है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में जनसंख्या, ये तो हमने कर लिया, तीसरा सबसे अधिक है।
अब है मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। अब देखो मुंडा जनजाति देखो जो झारखंड था वो 15 नवंबर है ना, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, तो जब ये अलग हो गया तो जो है मुंडा जनजाति का जो भी क्षेत्र था वो बिहार से अलग हो गया। ठीक है ना, तो अब जो है वो जो राज्य है वो झारखंड में चला गया। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन को हमें सिर्फ एक नॉलेज के रूप में ले लेना है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो किस में नहीं है लौह जो है लौह मतलब आयरन ओर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो बिहार में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पंजाब में, तो देखिए पंजाब में नहीं है। ठीक है ना, चलो अगला देख लेते हैं। अगला है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। ठीक है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो देखो यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव। अब देखो अगर मैं एक पृथ्वी का ऐसे ऐसे डायग्राम बनाऊँ तो आपको पता होगा कि यहाँ और यहाँ से है ना, यानी कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, हमारी पृथ्वी जो है वो चपटी है। ठीक है, तो अगर हम इसके सेंटर से लें तो यहाँ का जो दूरी होगी वो बहुत ही निकटतम होगी। ठीक है ना, और अगर हम यहाँ साइडों से लें, इक्वेटर की तरफ से लें, विषुवत जो रेखा है जहाँ से हमारी मिलती है ना, वहाँ के इन वाले पॉइंट से लें तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस बैठ जाता है। ठीक है, समझ गया ना मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर क्या पूछा है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र सबसे निकट स्थान जो है वो कौन सा बैठेगा, वो उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव बैठेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन उत्तरी ध्रुव है, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखो, अब ये मैथ के क्वेश्चन है। अब मैथ के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है कि आपको इसी पैटर्न की जो है वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके रखने हैं अपने लिए, जिससे कि आपको सारे तरीके पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मैं इसका आंसर बोलूँ तो इसका आंसर ये है। ठीक है, चलो 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। तो टीपू सुल्तान ने कहाँ बनवाई थी, ये बनवाई थी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, अब है कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। अब देखो कौन सी है, गांधार शैली की बात हो रही है, तो ये कब फैली, तो देखो ये कुषाणों के समय में आएगा। ठीक है ना, गांधार शैली में क्या होता है, गांधार शैली इंडो ग्रीक भी बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं इसको, इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक बोलते हैं। अब देखो इसका सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो कुषाणों के समय में ही हुआ था। ठीक है ना, और गांधार इसका प्रधान केंद्र था, और सर्वप्रथम गांधार कला में ही जो बुद्ध की जो मूर्तियां हैं ना उनका निर्माण हुआ था। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, तो ये सरकारी योजना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, पंजाब में उग्रवाद के आतंक को रोकने के लिए है, या विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के सुधारों के लिए है, लड़कियों की विद्यालय शिक्षा सुधारने के लिए है। तो देखो इसका क्या आएगा, वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। ये ही इसका आंसर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 1990 का। अब देखो ये 1990 का है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन है, देखो चिपको आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए कि चिपको आंदोलन जो है वो किस चीज़ को लेकर के है, तो ये था वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन था ये। ठीक है, किसको बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन था, पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाया गया था। ठीक है ना, और सुंदरलाल बहुगुणा, देखो ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है कि सुंदरलाल बहुगुणा किससे रिलेटेड है, तो ये जो है ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है एस्पेरेंटो क्या है। एस्पेरेंटो क्या है, देखिए एस्पेरेंटो है ये स्पेन का बंदरगाह है। ठीक है ना, क्या है, स्पेन का बंदरगाह है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब है ये है बूत्रोस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव। देखो अब ये हमारा काम का नहीं है, ये उस टाइम के करंट अफेयर का है। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। चलो आगे चलते हैं। चलो देखो आगे चलने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे चैनल पर सीरीज़, देखो कई सारी सीरीज़ चल रही है। एक तो बिहार स्पेशल की ही सीरीज़ है,
ठीक है ना। तो इस सीरीज़ में क्या है, हम लोग बिहार में ही होने वाले एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा फोकस देते हैं। तो यहाँ पर हमने पिछले जो 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको करवा रखे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। जो हिस्ट्री है, बिहार की हिस्ट्री, उसके लिए हमने 3 वीडियोज़ में वन लाइनर के रूप में सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से करवा रखे हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए अगर देखें तो ज्योग्राफी की तो अभी चल रही है हमारी, यानी कि भूगोल के लिए चल रही है, ठीक है। तो बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। एक है हमारी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के फुल चैप्टर्स पढ़ाते हैं और यहाँ पर आपको नोट्स भी दिए जाते हैं। उस चैप्टर में से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो हम इस वाली सीरीज़ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी जीएस 8 एमसीक्यूज़ की। तो यहाँ पर ये जो 8 एमसीक्यूज़ हैं ये डेली करंट अफेयर्स में से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको न्यूज़ क्या है वो पता चलती है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर हमारे एग्ज़ाम में दे सकता है ये पता चलता है। नेक्स्ट है तो है मंथली मैगज़ीन। मंथली मैगज़ीन में जो भी पिछले महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं वो यहाँ पर हम लोग वन लाइनर के रूप में लेकर आते हैं, मैगज़ीन को कंपाइल करके लाते हैं। तो अभी हमारा पिछला महीना कौन सा गया है, जुलाई गया है। तो यहाँ पर हमने 40 वन लाइनर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ऐड करा है और पूरी मैगज़ीन को यहाँ पर हमने कंपाइल करा है। एक है हमारी ट्रिक्स की, यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ को ट्रिक्स से पढ़ते हैं। मेंस टॉपिक्स में देखेंगे तो रेगुलरली आते हैं जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलिटी एमसीक्यूज़ में यहाँ भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और अगर आप चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपके लिए क्वेश्चन पोस्ट करे जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो हमारा पूरा ही चैनल क्या है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब ये है 1900, तो वैसे जो है इसका जो आंसर था वो था एस्टोनिया था, ठीक है। 1992 के प्रारंभ में यह डावोस किस लिए खबरों में था, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सार्क, देखो ये है सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था, ये हमारे काम का है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, या सैनिक संधि के लिए, या वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, या फिर क्षेत्रीय सहयोग के लिए। तो देखो ये क्षेत्रीय सहयोग के लिए आएगा, ठीक है ना। अब देखो सार्क हमने अपनी 8 एमसीक्यूज़ में भी आपको कई बार पढ़ा रखा है, यानी कि ये सार्क की अगर मैं फुल फॉर्म देखूँ तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ठीक है। हिंदी में अगर बोलूँ तो क्या आएगा, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। दक्षिणी एशियाई, ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान के प्रयासों से दक्षिण एशिया के 7 देशों ने 8 दिसंबर को, ठीक है, कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985, ठीक है ना, 1985 को की थी। तो ये डेट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें देश कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो देखो एक तो हमारा भारत हो गया, ठीक है, एक पाकिस्तान हो गया, ठीक है, एक नेपाल हो गया, एक हो गया भूटान, एक हो गया बांग्लादेश, ठीक है, फिर एक हो गया श्रीलंका, ठीक है, और एक हो गया मालदीव्स। तो ये इसके देश हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक, इसको छोड़ देते हैं। देखो ये है शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। अब देखो ये भी हमारे काम का नहीं है, उस टाइम का है ये, ठीक है ना। अब ये है मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। अब देखो ये क्या कहलाता है, ये है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जिसको मदर टेरेसा जिससे जुड़ी हुई थी, तो ये क्या था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों की प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ पे सत्य पूछा है। तो भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों की प्रणाली है, ठीक है ना। चलिए आगे है पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। तो क्या यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट है, यानी कि निर्गुणता है, आर्थिक सहयोग एवं विकास है, सांस्कृतिक संबंधों का विकास है, या फिर लास्ट है ऑप्शन
देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। तो देखो यही आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, यही आंसर आएगा। पंचशील आपको पता है कि 1954 की बात है कि पंचशील के 5 सिद्धांत बनाए गए थे, है ना। तो ये किस किस के बीच में हुआ था? एक तो थे चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चाउ ए लाई, और हमारे भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो बस ये वही वाली बात है। तो पंचशील में क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को लेकर ये सिद्धांत जो थे वो बनाए गए थे। 5 सिद्धांत थे इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है 1900 ये के एल खबरों में था, इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार, इसको भी छोड़ो। देखो ये उस टाइम की खबरें हैं ये, है ना। हम यहाँ पर अपना स्टैटिक ढूंढेंगे, ठीक है। अच्छा ये देख लेते हैं कि यह है बचेंद्री पाल, निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। तो बचेंद्री पाल जो है किस क्षेत्र से हैं? तो ये है पर्वतारोहण में, ठीक है ना। बचेंद्री, देखो कुमारी जो बचेंद्री पाल है ना, वो माउंट एवरेस्ट पर, किस पर? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, यानी कि फर्स्ट फीमेल है जो लेकिन इंडियन है, ठीक है ना, इंडियन फीमेल है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और माउंट एवरेस्ट पर ये लगातार 3 बार चढ़ चुकी हैं, ठीक है। 3 बार चढ़ने हाँ एक मिनट रुकिए, हाँ सॉरी, जो 3 बार चढ़ने वाली हैं वो है कुमारी संतोष यादव, ठीक है। तो ये बचेंद्री पाल जो है फर्स्ट फीमेल के रूप में आएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाश्चराइजेशन, एक प्रक्रिया है। तो देखो पाश्चराइजेशन आपको पता होगा, जो हम लोग जो थैलियों वाला जो दूध की थैलियाँ आती हैं, है ना, तो वो पाश्चराइज्ड मिल्क होता है उसके अंदर। तो बस उसी को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये प्रक्रिया है तो इसमें क्या होता है। तो देखो इसमें होता है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, इसी को पाश्चराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है कि दूध को 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, इतने टेम्परेचर पर 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के लिए रख कर थोड़ा गर्म करा जाता है और फिर उसको 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके जो है प्रक्रिया में काम करा जाता है। और इससे सारे जो जीवाणु होते हैं, रोगजनक जीवाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है एम्फीबिया। ये देखो एम्फीबिया जो है ये क्या बताता है? तो एम्फीबिया में आएगा जल एवं स्थल दोनों पर एक ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस यानी उभयचर, है ना, उभयचर प्राणी होते हैं ये, जो कि जल यानी पानी और स्थल यानी जो हमारी ज़मीन है, उन दोनों पर ही जो है वो रहते हैं, अपना जीवन काटते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मेंढक, है ना, पानी में भी होता है और ज़मीन पे भी हमने कई बार देखा है, ठीक है। चलिए अब है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ठीक है। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। देखो अब तक तो ये दोनों हमें सही लग रहे हैं अब तक तो, है ना। आगे यहाँ सही नहीं पूछा है ना, हम वही वाला ढूंढेंगे इसमें से। एक मिनट रुकिए, तो सही नहीं है तो ये है परजीवी कीट, है ना, ये गलत है, यही गलत है, यही इसका आंसर है, ठीक है। ये मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, ये तो ठीक है। चलो और देखते हैं। यह है दलदली क्षेत्रों में। जी हाँ, दलदली में अधिक होती है क्योंकि वहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। जी हाँ होता है, क्लोरोक्विन जो है उसके मलेरिया में उपयोग होता है, उसकी दवाइयों में क्लोरोक्विन ही तो होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है। तो देखो 8 सेकेंड 8 मिनट, तो क्या आएगा इसका? इसका आंसर आता है 8 मिनट, ठीक है। क्या आंसर है? 8 मिनट है, क्योंकि इसमें मोटा मोटा हमसे इतना ही पूछा है, तो 8 सेकेंड नहीं होता, 8 मिनट होता है, ठीक है ना। चलिए और वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? 8 मिनट और 16.6 सेकेंड्स, ठीक है, ये होती है। चलिए और देखते हैं। अब यह है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। देखो स्टेनलेस स्टील की बात करी गई है, तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? इसके अंदर होता है लोहा और क्रोमियम, ठीक है। दोनों को मिला के जो है स्टेनलेस स्टील बन जाता है, यानी कि आयरन, है ना, आयरन होता है इसके अंदर। कितना % होता है? 0.1 से लेकर 0.1 से लेकर के कितना
1.5% तक इसमें कार्बन जो है मिलाया जाता है। उसको मिला लें अगर हम आयरन के अंदर कार्बन का, अगर हम इतना कार्बन मिला लें तो ये क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ठीक है, क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील बन जाता है। देखो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि जो इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है आयरन, ठीक है, आयरन है, कार्बन है, क्रोमियम और निकल। ठीक है, अब देखो ये 4 चीज़ें मिलकर जो है ना स्टेनलेस स्टील बनाती हैं। तो अगर ऑप्शन में हमें ढूंढना है कि कौन कौन सा है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें से हमारा ऑप्शन लोहा और क्रोमियम का है। तो लोहा हो गया हमारा आयरन और ये हो गया क्रोमियम। ठीक है, और आयरन और कार्बन को अगर हम मिला दें, यानी कि लोहा और में अगर कार्बन को मिला दें तो हमारा स्टील बन जाता है। ठीक है ना, और अगर ये वाले कंटेंट्स आ जाते हैं तो हमारा स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाली चीज़। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न था तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा भौतिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन को लेकर है, तो ये भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है जहाँ पर हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना या मोमबत्ती का जलना, ठीक है, या फिर दूध से दही का बनना, या फिर पानी में चीनी का घुलना। तो कौन सा है भौतिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन है ये वाला। ठीक है, कि पानी में बस हमने चीनी को घोला है। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। और ये बाकी जो सारे हैं ये हैं हमारे केमिकल चेंज, यानी कि जिसमें कि जो रासायनिक बदलाव आ गए। इनमें रासायनिक बदलाव आ गए, लेकिन भौतिक वाला सिर्फ यही है। ठीक है, चलिए अब है अगला देख लेते हैं। तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है, तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। देखो भाप गुजरती है ऊपर से, एल्युमिनियम के, कार्बन के, लोहे के या फिर तांबे के। तो देखो इसका आएगा एल्युमिनियम के। ठीक है, ये साइंस के सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। 10 के आसपास क्वेश्चन साइंस से ही आते हैं हमेशा, और साइंस में से बहुत सारे रिपीट होते हैं हर साल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब है वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो क्या ये भौतिकी में है, गणित में है, रसायन में है या फिर प्रायोगिक मनोविज्ञान में है। तो देखो ये आएगा प्रायोगिक मनोविज्ञान, है ना। वैज्ञानिक इवान पावलोव, है ना, वो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट था ना, जिसमें डॉग की लाट टपकती है ना, वो बैल बजाते हैं, बस ये वही वाली चीज़ है। तो यहाँ पर प्रायोगिक मनोविज्ञान वाली बात है। चलिए अगला है निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं। देखो निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। देखो यही वाला आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। कैलकुलस की खोज के लिए नहीं, मानव शरीर की शल्य क्रिया का नहीं, ये आंसर है इसका। यह बताने के लिए कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है, जो अभी हम जो हमारे जो ग्रह हैं, जो हमें पता है हमारा सोलर सिस्टम है कि बीच में हमारा सन है ना, और बाकी सारे क्या हैं जो ग्रह हैं, तो ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो यही किसने बताया था? निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था। अब है जंतर मंतर का निर्माण किया था। देखो जंतर मंतर पूछा है यहाँ पर, तो जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? महाराजा जय सिंह ने किया था। ये भी कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलो अब है सबसे अधिक तेल निर्यातक, क्योंकि तो उस टाइम का है ये। ठीक है ना, अब यह है 1992-93 के, इसको भी तो छोड़ो, ये बजट का है। अब है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, भारत सरकार के राजस्व का। देखो वैसे तो प्रत्यक्ष होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब है पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है, ये पूछा है यहाँ पर। ठीक है ना, अवधि सत्य नहीं है। तो प्रथम 1951 से 56 तक। चलो आगे देख लेते हैं। आगे है, हाँ ये रहा, द्वितीय जो था ये है 1956 से 61 तक, तृतीय 61 से 66 तक, और चतुर्थ 1966 से 71 तक। तो इसका आंसर आएगा ये वाला डी। ठीक है, 66 से 71 तक। तो देखो यहाँ पर जो गलत है वो यही वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पंचवर्षीय योजना में जो 1966 से 1969 तक का जो पीरियड था, ठीक है ना, यहाँ पर 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी में योजना अवकाश भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, क्या कहा जाता है? योजना अवकाश। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है, अब देखो ये उस टाइम के करंट अफेयर का, उसको छोड़ देते हैं। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? ये सही है। ठीक है, तो देखो किस खेल के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। ठीक है, अब यह प्रथम एशियाई खेल हुए थे, तो सबसे पहले फर्स्ट एशियन गेम्स जो हुए थे वो कहाँ हुए थे? देखो ये हमारी नई दिल्ली में ही हुए थे, नई दिल्ली में।
ठीक है। कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे, 1951 में हुए थे, ठीक है ना। इसमें से कुल देश कितने देशों ने भाग लिया था? तो 11 देशों ने ही भाग लिया था। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम। देखो अब तो ये चेंज भी हो सकता है ये, है ना। चलो लेकिन क्वेश्चन बस हमने देख लिया है। अब है प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? देखो प्रकाश पादुकोण, अब ये जो है ना ये इसका आंसर है बैडमिंटन में। अब प्रकाश पादुकोण कौन है? जो कि दीपिका पादुकोण है ना, फिल्म एक्ट्रेस हैं, उन्हीं के डैडी हैं ये, ठीक है, प्रकाश पादुकोण, ठीक है। ये भारत के विश्वविख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं और जो हमारी जो बहुचर्चित मैंने आपको बताया है दीपिका पादुकोण, इन्हीं की बेटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हमारा ड्यूरेंट कप को लेकर। तो ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूरेंट कप है हमारा किससे? फुटबॉल से, ठीक है ना। किससे है? फुटबॉल से है। अब है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में, इसको छोड़ देते हैं, ये उस टाइम का करंट अफेयर है ना। चलो आगे देख लेते हैं। अब है लिम्बाराम किल खेल से ख्याति प्राप्त हुई, ये भी उस टाइम का ही है, उसको छोड़ देते हैं। उस टाइम की करंट अफेयर्स को हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब वो हमारे किसी काम के हैं नहीं, ठीक है। ये देखो हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है। चलो ये भी नहीं है वर्ष, चलो ये भी नहीं है। आगे देखते हैं। अब है उस्ताद, ये हाल ही में खबरों में थे, इसको छोड़ देते हैं। देखो ये है भारत में, इसको छोड़ो, हाँ ये भी हटाओ। अब ये है विश्वविद्यालय, यहाँ से ये देखो ये क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये सही है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। किसके बारे में पूछा गया है? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। असत्य यानी कि इनकरेक्ट पूछा गया है। इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, या भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे। तो देखो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये असत्य है, ये गलत है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल गलत है ये। तो यही जो है हमारा जो है वो आंसर है। देखो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। मैं इसका नाम यहाँ लिख देती हूँ, ये है एकल, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। इसके द्वारा इनका क्या होता है? प्रणाली द्वारा इनका इसी वाले मेथड से निर्वाचन होता है, ठीक है। चलिए अब है अगला देख लेते हैं। यह है अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, कितने दिनों के लिए? देखो 14 दिन के लिए रोक सकती है, ठीक है ना। चलो अगला देख लेते हैं। यह है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक लाया जा सकता है। यहाँ पर किसकी बात है? संशोधन की बात है, यानी अमेंडमेंट की बात है। तो ये देखो या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, ठीक है ना। संशोधन जो है और कौन से आर्टिकल के तहत होता है? ये होता है अनुच्छेद 368 के तहत हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन का प्रस्ताव दे रखा है कि हाँ हम संशोधन कर सकते हैं, और हमने कई सारे संशोधन किए भी हैं, है ना। तो जो इसका जो प्रस्ताव है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है, ठीक है ना, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से, अब देखो यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं यहाँ से, ठीक है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय देखता है? तो देखो कौन सा आएगा इसका आएगा गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी में, ठीक है। दिल्ली का एक ही है, महाराष्ट्र का एक ही, इलाहाबाद जो है वो एक ही है, ठीक है। चलिए अब है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है, किसके सौंपा जाता है? तो यह है भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट देखता है ऐसे जो केसेस होते हैं, है ना। जो चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी अगर गड़बड़ है तो उस वाले उनको कौन देखेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। चलिए आगे देखते हैं। 70 तक हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है ना, ठीक है।
किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अब आपको पता होगा कि 1965 में पाकिस्तान का हमला हुआ था और अमेरिका जो है ना वो हम लोगों को गेहूं देने से उसके मंसूबे ऐसे थे कि उसने गेहूं देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो उस टाइम पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री ही थे। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम पर जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, और इन्हीं के प्रयासों से क्या आया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया था। ठीक है, तो अमेरिका ने जो हमको गेहूं देने की बात करी थी ना, वो वाले गेहूं देने की बात करी थी जो कि जानवरों के खाने वाले थे। ठीक है ना, तो बस इसी बात को लेकर के हमारे देश में क्या हुआ? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा हमें दिया और ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी आगे बढ़ाया था। इन्हीं के शासनकाल में ग्रीन रिवॉल्यूशन को जो था वो प्रमोशन मिला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। अब देखो भारत का संविधान है यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, वो हमारे जो प्रेसिडेंट है उसको कौन सा अधिकार नहीं देता? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, या राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, या फिर रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, या देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो देखो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का नहीं देता। ठीक है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का देता है। राष्ट्रीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भी हमारे कौन होते हैं? वो हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं। और जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं वो हमारे राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। अब है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक हुआ। ठीक है, प्रथम पूछा है तो देखो प्रथम हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 1951 ईस्वी में। चलो आगे देख लेते हैं। आगे है सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। देखो यहाँ सिक्किम के बारे में पूछा गया है, वो भारत का राज्य कब बना था? तो क्या वो 30वें, 32वें, 35वें या फिर 42वें में बना था? तो ये बना था 35वें में। ठीक है, तो देखो 35वें में तो ये एक संयुक्त राज्य की संज्ञा प्राप्त हुई थी इसको। लेकिन 36वें में अगर देखें, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को अगर हम देखें तो सिक्किम जो था वो 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था 1975 में। ठीक है, अब इसमें 36वां नहीं है तो यहाँ पर हम 35वां लगा सकते हैं। चलिए अब ये है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति यानी कि सैंक्शनड स्ट्रेंथ क्या है? अब देखो ये जो है पुराना है, सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है, तो देखिए इसका जो आंसर आएगा ये अभी के उससे अगर देखें तो 34 जज है अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में है। कितने हैं? 34 जज हैं। सैंक्शन अगर मैं स्ट्रेंथ बोलूँ टोटल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके, ठीक है, हमारे जो मुख्य जो है न्यायाधीश उनको मिला करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके 34 जजेस हैं। ठीक है, चलिए अब है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा राज्य की अनुशंसा के लिए बड़ी समिति के अध्यक्ष थे। देखो यहाँ पे पंचायती राज के बारे में पूछा गया है। तो बलवंत राय मेहता, BR अम्बेडकर, जस्टिस कृष्ण अय्यर, बाबू जगजीवन राम। देखो कौन है? तो ये है बलवंत राय मेहता। अब देखो हमें पता है कि ये जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, उसके लिए कमेटी कौन सी थी? बलवंत राय जी का नाम हमेशा ही आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। और सन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 1957 का सन है। ठीक है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमें याद रखना है यहाँ पर पंचायती राज को लेकर। चलिए यहाँ पर 3 टायर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, चलो अब है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। देखो फिर से उसी टॉपिक में से पूछ लिया है पंचायती राज को लेकर। तो इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, या फिर इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराना है, या जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, या इनमें से सभी सही हैं। तो देखो इसमें सभी सही हैं। ठीक है, 3 श्रेणियाँ यानी कि 3 टायर सिस्टम की बात कही गई है ना। तो इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान कराना है, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की यहाँ बात करी गई है। ठीक है, और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में सांसद भी होते हैं। चलो कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? यहाँ पे है गुरुदेव के नाम से। तो गुरुदेव के नाम से कौन है? वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये जाने जाते हैं गुरुदेव के नाम से। चलो अगला है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? अब देखो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, तो वो कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उनको मानते थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। चलो आगे देख लेते हैं। अगला है साइमन कमीशन। ये देखो यहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये है साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था
तो कब आया था? ये आया था 1928 में आया था ये, ठीक है ना। साइमन कमीशन का अगर मैं गठन बोलूँ, ठीक है ना, तो वो हुआ था नवंबर, ठीक है, नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था, इसका जो गठन किया गया था, ठीक है। और पहली बार भारत में आया, तो पहली बार भारत में 1928 में आया है, ठीक है ना। और साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? क्योंकि जो 1919 का एक्ट था ना, उसके अंदर जो बातें थी उनके सुधारों की जांच के लिए हुआ था कि हमें क्या सुधार करने हैं, क्या हमें इसमें अमेंडमेंट करना है, क्या करना है, उसको देखने के लिए करा गया था, ठीक है। अब इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे जो भारतीय उन्होंने उसका विरोध किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये है अनान इंडियन पुस्तक लिखा है, देखो ये पुराना सही है, नीरज सी चौधरी, छोड़ देते हैं इसको। चलिए अब ये है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट है ना। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या द्वारा बोली जाती है, तो वो कौन सी भाषा है? वो है तेलुगु भाषा। चलो आगे देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। अब स्विट्ज़रलैंड में कौन कौन सी बोली जाती हैं? तो यहाँ पर है जर्मन, फ्रेंच और इटालियन, ये बोली जाती है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है ना। अब है यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। यूनेस्को, देखो यहाँ पे यूनेस्को की भाषाओं के बारे में पूछा गया है, तो कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। अब देखो उस टाइम पे अगर देखें तो ये दो ही थी, अंग्रेजी और फ्रेंच, लेकिन अब और भी ज़्यादा ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अब है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो वो कौन है? वो है अरविंद घोष। चलिए अब यह निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर गलत बताना है, ठीक है। तो यह है भीमसेन जोशी राष्ट्रीय गायन, अल्लाह खान तबला, देबू चौधरी सितार, ठीक है। और यह है MS सुब्बलक्ष्मी बांसुरी, देखो ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है। चलो आगे चलते हैं। अब यह है निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो क्या कौन है ये? खुशवंत सिंह, अरुण, धर्म भारवीर भट्ट को इसका आंसर ना उस टाइम पर कौन सा था? ये था अरुण शौरी, ठीक है। अब ये है विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। अब हमें ये नृत्य मिलाने हैं, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश बिहू ऐसे दे रखा है, ये ऐसे नहीं है, ये यहाँ पर ये हमें यहाँ मैच करने हैं, ये है ना, यहाँ मैच करने हैं। तो हम इसको देख लेते हैं, अभी यहाँ देख लेते हैं। अब देखो आंध्र प्रदेश, तो देखो आंध्र प्रदेश में कौन सा आएगा? आसाम में हमें पता है ये बिहू आ जाएगा, ठीक है। हिमाचल और घूमर हमें पता है, घूमर राजस्थान का होता है। तो देखो अगर हिमाचल प्रदेश का देखें तो आ जाएगा नटी, है ना। अब एक ही बचा है हमारा, आंध्र प्रदेश का हो गया बुर्रा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया मिलान हो गया। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका एक मिनट, हाँ इसका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, जो हमने मैच करा उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। देखो लक्षद्वीप के बारे में पूछा गया है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में है ना। तो ये देखो यही है इसका, दक्षिण पश्चिम भारत में है ये, ठीक है। दक्षिण भारत में ऐसे नहीं बोलेंगे, दक्षिण पूर्व में ना, यही बोलेंगे दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि अगर हम ऐसे इंडिया का ऐसे मैप बनाए ना, ये देखो यहाँ पर ये इधर की तरफ पड़ता है हमारा, यहाँ पे लक्षद्वीप इधर की तरफ, तो ये कहाँ पड़ेगा? ये दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा, यानी कि साउथ वेस्ट में, ठीक है। चलिए अब है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो कौन से सन में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया 1877 में, ठीक है, 1877 में 1 जनवरी 1 जनवरी 1877 को, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने करा था। किसने करा था? लॉर्ड लिटन ने करा था। महारानी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है। उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलो अगला है भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो कौन थे? तो देखो ये थे अरविंद खुराना और S चंद्रशेखर, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। अब देखो यहाँ परमाणु ऊर्जा के बारे में पूछा है कि यहाँ पर भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन से हैं? तो ये आएगा HJ भाभा, ये आता है, ठीक है।
ये इसका सही आंसर है। अब है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। अब अगर हम अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें, देखो ये क्वेश्चन अंतरिक्ष विज्ञान के ऊपर है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है ये साराभाई को, ठीक है ना। चलिए अब है अगला है रसायन, इसको छोड़ो, ये तो पुराना है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, देखो इसको देख लेते हैं। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आएगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक है। किसको दिया जाता है कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलो अब है ओजोन परत बताता है। अब देखो ये ओजोन परत के ऊपर है कि ओजोन परत क्या बताता है। अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति या शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत, या पृथ्वी की सतह से 25 से 40 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। देखो यही बिल्कुल सही है कि ओजोन की जो परत है वो 25 से 40 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की एक परत है, ठीक है ना। और ये क्या करती है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से यानी कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है ना, उससे हमें प्रोटेक्शन देती है। चलिए अब ये है एक, देखो ये भी क्वेश्चन है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है। चलो इसको भी क्वेश्चन के रूप में लिया इन्होंने, कितना होता है, तो इसका सही आंसर आएगा 1000 किलोग्राम, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलो अब ये है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब देखो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पूछा गया, ये जो हमारे साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये देखो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया था, ठीक है ना, तो उसके लिए है ये, ठीक है ना। चलो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस चीज़ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है। देखो यहाँ क्या है, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है, तो ये फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। कौन सा, फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर, ठीक है। तो बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है, तो किससे करता है, ये करता है विगलन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। ये इसका आंसर है, विगलन प्रक्रिया के द्वारा करता है। अब देखो इसके अंदर ना प्लूटोनियम 239 है ना, 239 ये, और एक होता है हमारा थोरियम 232, ये दोनों के दोनों इसमें यूज़ होते हैं ये, ठीक है ना। और फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर यहाँ पे ईंधन जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो देखो ये थी हमारी जो वीडियो थी, यहाँ हमारी समाप्त होती है ये वीडियो, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग 39वीं, 38 का हमने कर लिया है अभी आज का, अब है 39वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए और फिर आप देखना ये सारी की सारी जो 20-22 क्वेश्चन पेपर को जब आप कर लोगे तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को देखना, और आज जो पहली वीडियो है तब से लेके अब तक जब आप फॉलो करोगे तब में अपने अंदर बदलाव आप देखना कि आपके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और कितने सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट होंगे यहाँ से, ठीक है ना। करंट अफेयर से भी जो आज के करंट अफेयर है वो करंट अफेयर्स आएंगे, और यहाँ से कई सारे रिपीट होते हुए आए हैं अब तक, ठीक है ना, तो आगे भी आएंगे ही आएंगे, है ना। तो चलिए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल के लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप वो भी हमें बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।